लेकिन इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी ईरान के अलावा भी मुल्कों के हाथ में आई है। उसमें चाइना भी है, उसमें रूस भी है। नेटो को खुद नाराज किया पहले, कनाडा को खुद नाराज किया पहले, इंडिया को खुद नाराज किया पहले। तो वो खुद सीरीज कर चुके थे साल पहले। अमेरिका के खिलाफ ईरान सिर्फ फ्रंट पे लड़ रहा है, जरा बैक पे जरूर चाइना की डिफरेंट किस्म की, वो बाद में अगर आप तफसील पूछेंगे तो हो सकती है, और रूस की भी इसी तरह सपोर्ट हो रही बिल्कुल है। क्या वाकई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एयरफोर्स के बगैर भी सब कुछ किया जा सकता है? ईरान को पता था कि हमारे रेडार जैम हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल एयर ठीक। बेसिस पर हमला हो जाएगा, हमारे नेटवर्किंग तबाह कर देंगे। तो जो जहाज है फाइटर शायद जमीन पर खड़े रहे, और वैसे भी उनके पास शाह ईरान के जमाने के F-14 और फैंटम जहाज हैं। ईरान को ये पता था कि अगर मैंने इसराइल पर हमला होना है तो उसके लिए रस्ते में आपको सीरिया, इराक या जॉर्डन से गुजरना पड़ेगा, किसी ने गुजरने नहीं देना। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए, उसके पास है कोई नहीं। दुनिया में मिसाइल वॉरफेयर, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स के ऊपर जितनी PhD ईरानियों की है, दुनिया की किसी की नहीं है। अमेरिका सिर्फ 90 पैट्रियट बनाता है एक साल में, तो 42 मिलियन पर आवर, $11,000 पर सेकंड के खर्चे से जंग लड़ी गई है। पूरे ईरान पर हमले हुए मगर चाबहार पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ख्याल था कि ये चंद घंटों में ईरान पे कब्जा हो जाना है, हुकूमत बदल जानी है, रजीम आ जानी है, इसराइल की पसंद की, अमेरिका की पसंद की। तो इनडायरेक्ट ही उन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया कि जनाब मैं भी आपके साथ हूं, तो जो ही आप कब्जा करें तो चाबहार मेरे हवाले कीजिएगा, क्योंकि मैंने तालिबान तक पहुंचना है अफगानिस्तान। ईरान के खिलाफ इंडिया ने अच्छा भला साथ दिया है अमेरिका और इसराइल का। 160 बचियां ईरानी शहीद हुई, उसको भी नहीं कंडेम किया। जहाज जो डूबा उसको भी नहीं कंडेम किया, जो अपना मेजबानी और मेहमानी का रिश्ता था उनसे। चाइना का ये इंटरेस्ट है कि बुनियादी तौर पर चाइना को पता है कि ताइवान के मामले पर मेरा जब भी कन्फ्रंटेशन हुई, अमेरिका ने ताइवान की मदद को आना है। ऐसे ही है। वेपन्स तो होते ही इसलिए स्टॉक पाइल आपको दिखाने के लिए, आपको पता नहीं है मेरे बैकयार्ड में कितनी गन्ने हैं। आने वाले कुछ सालों के अंदर ईरान भी पाकिस्तान से कोई अपने डिफेंस के रिगार्डिंग मुआहदा करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरानी न्यूक्लियर प्लांट को ऑब्लिटरेट कर दिया। जिस तरह अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया, पाकिस्तान की भी कोई ऐसी बारी हो। जब तक इसराइल को ये समझ आई कि जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, ये उतना सीरियस तो नहीं है जितना हम समझ रहे थे, उनको रियलाइजेशन होना शुरू। अस्सलाम जी, टॉक टाइम विद उमैर शाह में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह, और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने अक्सर इनको देखा होगा, और इसके साथ साथ जनाब एक्स एयर कमांडो हैं, हमारे पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, इंडिया के चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, टीचर भी हैं और मल्टीटास्कर हैं। मेरी मुराद है जनाब खालिद चिश्ती साहब से। तो चलते हैं बिला तखीर चिश्ती साहब की जानिब, और इनसे पूछेंगे हम मौजूदा सूरत हाल जंग की और आगे क्या आउटकम्स निकल सकती हैं उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच उमैर, बहुत शुक्रिया खालिद आपने साहब, बुलाया। बहुत शुक्रिया अपने इतने क्रूशल टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर। खालिद साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं, अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग हॉट फेवरेट टॉपिक है। आप ये बताएं कि हम जो नाजरीन को नज़र आता है, क्या ईरान ये जंग तनहा लड़ रहा है या पीछे कोई और फोर्स भी है? देखिए, ईरान तनहा तो 47 साल से है। बिल्कुल। टेक्निकली देखा जाए, सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदी लगी हुई है, कारोबार ऑयल का नहीं कर सकता, बहुत सारी इन पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। लेकिन इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी ईरान के अलावा भी मुल्कों के हाथ में आई है, जो चाहते हैं कि अमेरिका से अपना पॉइंट स्कोरिंग या हिसाब बराबर किया जाए। बिल्कुल ठीक। उसमें चाइना भी है, उसमें रूस भी है। यूरोपियन यूनियन, ज़ाहिर है फंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद की। नेटो को खुद नाराज़ किया पहले, कनाडा को खुद नाराज़ किया पहले, इंडिया को खुद नाराज़ किया पहले। तो वो खुद सीरीज़ कर चुके थे साल पहले। तो आम तौर पे जब इस तरह की जंगें अगर आपके जहन में होती हैं तो आप एलाइज को इकट्ठा करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। जैसे बिल्कुल ठीक। पहली जंगों में सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान की पहली जंग अमेरिका इकट्ठा करता था। ऐसे ही है। एक नेशनल यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन पास करवाता था, फिर अपनी कांग्रेस को बताता था कि जनाब ये हमला होने जा रहा है, ख़तरनाक हो गया, सदाम हुसैन जिन बन गया है। तो कांग्रेस से अप्रूवल ले लेता था, फिर नेटो को कहता था आ जाओ मेरे पीछे, फिर जाते थे सारे। तो इस दफ़ा एक तो एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन अमेरिका में पहले से था खुद। तो ये आइडियल अपॉर्चुनिटी मिली रूस ऑब्वियसली को पॉइंट स्कोर करने की, कि इस वक्त जिस तरह का प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को जाहिर कर दिया कि हम इनविंसिबल हैं, इनवनरेबल हैं। चीन भी चाहता है कि वो एक ऐसी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, सिर्फ एक पुल डाउन करे अमेरिका के वो मिथ या माइट जो इतने सालों से चल रहा, ख़ास तौर पे यूनिपोलर जब से दुनिया हुई है। तो आई थिंक ये उस पर काम हो रहा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान सिर्फ फ्रंट पे लड़ रहा है, जरा बैक पे ज़रूर चाइना की डिफरेंट किस्म की, वो बाद में अगर आप तफसील पूछेंगे तो हो सकती है, और रूस की भी इसी तरह सपोर्ट हो रही बिल्कुल ठीक। है। सर, ये बताइएगा कि क्या ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एयरफोर्स की अदम मौजूदगी के अंदर भी वो इतने ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आए कि फ्रंट फुट के ऊपर लड़ते हुए? तो क्या वाकई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एयरफोर्स के बगैर भी
सब कुछ किया जा सकता है? देखिए नॉर्मली एयरफोर्स होती है दो काम करने के लिए। एक जी। एयर डिफेंस करने के लिए, जब आप दुश्मन आप पर हमलावर होता है तो आप उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी एयरफोर्स को। एक एयरफोर्स को आप इस्तेमाल करते हैं ऑफेंस के लिए, जब आप दुश्मन के जहाज़ों अपने जहाज़ दुश्मन के अंदर भेजते हैं, जाके स्ट्राइक करते हैं। ईरान की बड़ी सीरियस लिमिटेशन है। एक ये है कि अगर जो ही जंग होगी, ईरान को पता था कि हमारे रेडार जैम हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल एयर जी। बेसिस पर हमला हो जाएगा, हमारे नेटवर्किंग तबाह कर देंगे। तो जो जहाज़ हैं फाइटर शायद ज़मीन पर खड़े रहें, और वैसे भी उनके पास शाह ईरान के ज़माने के F-14 और फैंटम जहाज़ हैं, मॉडर्न जहाज़ तो हैं भी कोई नहीं। दूसरा, ईरान को ये पता था कि अगर मैंने इसराइल पर हमलावर होना है तो उसके लिए रास्ते में आपको सीरिया, इराक या जॉर्डन से गुजरना पड़ेगा, किसी ने गुजरने नहीं देना। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए, उसके पास है कोई नहीं। तो आई थिंक उन्होंने रिलाई किया है मेनली सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर। जो क्रूज़ मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और आप हैरान होंगे कि पिछले 47 सालों में मैं रिसर्च कर रहा था कि दुनिया में मिसाइल वॉरफेयर, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स के ऊपर जितनी PhD ईरानियों की है, दुनिया की किसी की नहीं है। और तमाम ईरानी वापस गए हैं फिर। हमारी तरह नहीं है कि गए तो फिर वहीं सेटल हो वहीं पे गए, या सेटल हो गए। बड़ी कंपनियों ने ऑफ़र कर दिया तो जॉब मिल गई, या पढ़ के सारे वापस गए। इनके यहाँ पे जो डेलीगेशन टॉप लीडर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे PhDs होते हैं। तो बिल्कुल। वो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बैक एंड पे बहुत तैयारी की 47। उनको पता था हमारी सैंक्शन लगनी है, उन्हें पता था हमने सर्वाइव करना है, उनको पता था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं देनी। तो इंडिजिनाइजेशन उन्होंने जितनी की है, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा शायद ड्रोन इस वक्त जो फोकस रहा है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डिसेंट्रलाइज्ड है। ये ना इंडिपेंडेंट कमांड के अंदर ड्रोन्स बन रहे हैं। ये नहीं कि सेंट्रल एक फैक्ट्री है, वहाँ से कुछ सप्लाई जाती है। कोई 32 की डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने हर एक के अंदर के ड्रोन इस कमरे से आधा होता है, तो वो उन्होंने बनाए हुए हैं, वो लॉन्च कर देते हैं। इंडिपेंडेंट कमांड है, इंडिपेंडेंट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। तो जब आप एक फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दें, आपकी प्रोडक्शन हज़ारों की तादाद में बनाने की हो। अमेरिका सिर्फ 90 पैट्रियट बनाता है एक साल में, 90। और उन्होंने पहले 48 घंटे में 2000 फायर किया था अमेरिका ने। अब सिर्फ 2000 का जो पहले 48 घंटे का, उसी को कैलकुलेट कर लें तो 13-14 साल लग जाएंगे बनाने में, उस प्रोडक्शन फैसिलिटी पे। ईरान की अपनी, जैसे मैंने कहा, डिसेंट्रलाइज कमांड है, वो बनाते रहते हैं, फायर करते रहते हैं, उनको तो उस तरह है नहीं। तो आई थिंक ईरान को पहले से पता था कि मैंने सिमेट्रिक लड़नी है, स्टील वर्सेस स्टील नहीं, टैंक वर्सेस टैंक नहीं, जहाज़ वर्सेस जहाज़ नहीं मैंने लड़ना। मैंने सर्वाइबिलिटी लड़नी है, और सर्वाइबिलिटी लड़नी है, अपने लिए जंग सस्ती रखनी है, दुश्मन के लिए महंगी कर देनी है। सस्ती मैं सिर्फ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, उसका डिस्ट्रक्शन बहुत हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, घर, पुल, स्कूल, सब कुछ तबाह हुआ है। लेकिन जो मिसाइल और वेपन्स वो यूज़ करता है वर्सेस जो मिसाइल दुश्मन इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्ट करते हैं, करने के लिए। उसमें तकरीबन 150 से 200 गुना ज़्यादा उनको कॉस्ट पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू दैट। ऑलमोस्ट 42 मिलियन डॉलर मैं हिसाब लगा रहा था पार आ रहा है, अगर 1 बिलियन सिर्फ रोज़ाना का खर्चा लगाए, और बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं 1.5 और 2 बिलियन के दरमियान है। तो मैंने 1 बिलियन से हिसाब लगाया तो 42 मिलियन पर आवर, $11,000 पर सेकंड उफ। के खर्चे से जंग लड़ी गई है। खालिद साहब, ये बताइएगा कि पूरे ईरान पर हमले हुए मगर चाबहार पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी क्या वजह सर? चाह बाहर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ये होती है कि मोदी साहब 26 फरवरी को तशरीफ ले जाते हैं तल अवीव, ठीक है। और 28 फरवरी को हमला हो जाता है अमेरिका की तरफ से। हम्म। तो लेस देन 48 आवर्स के अंदर जब मोदी वहाँ पे हैं तो हमला हो जाता है। वहाँ जाके मोदी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कि आपकी पेन मेरी पेन है, आपकी स्टेट फादर स्टेट है, मेरी मदर स्टेट है। तो जब आप नेतन्याहू को कहते हैं कि आपकी पेन मेरी पेन है, तो फिर फ़लस्तीनियों की पेन किसकी हुई? वो तो दोनों में से किसी की ना हुई। बिल्कुल। तो ख़ुद उन्होंने डंप किया फ़लस्तीनियों को। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो फ़लस्तीनी है, यासिर अराफ़ात जो फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, वो इंडिया के ज़्यादा करीब थे। ये वो लोग हैं, या इंडियन वो हुकूमत है जिसने वियतनाम जंग में इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी किसी सदर की, जब अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया था और इंडिया को कहा था कि आप मदद करें हमारी, अपने सोल्जर्स भेजें वियतनाम में अमेरिका के हक़ में। तो इंदिरा गांधी ने कहा था ये अनजस्टिफाइड वॉर है। फिर 2003 में जब सद्दाम हुसैन पर हमला करना था अमेरिका ने, फिर उन्होंने इंडिया को कहा कि अपने ट्रूप्स हमें दें। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नहीं देने, अनजस्टिफाइड वॉर है। तो फ़लस्तीनी 78 साल से अपने आप को इंडिया के बहुत करीब समझते थे, लॉजिकल भी है। लेकिन जो मोदी ने जाकर वहाँ एक डंप कर दिया एक पेन को, और पेन नेतन्याहू की ओन कर ली, उसमें अंडरस्टैंडिंग यही थी कि चाबहार, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ख्याल था कि ये चंद घंटों में ईरान पे कब्जा हो जाना है, हुकूमत बदल जानी है,
रजीम आ जानी है, इजराइल की पसंद की, अमेरिका की पसंद की, तो इनडायरेक्ट ही उन्होंने अपना हिस्सा डाल दिया कि जनाब मैं भी आपके साथ हूँ। तो जो ही आप कब्ज़ा करें तो चाह बहार मेरे हवाले कीजिएगा, क्योंकि मैंने तालिबान तक पहुंचना है अफ़गानिस्तान। तो ये आज तक इसलिए हमला नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी ये टेक ओवर किया तो ये क्योंकि चाह बहार पर हिंदुस्तानी काम करे, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताइएगा, हमने देखा कि पास के अंदर भी कुलभूषण जैसे जो एजेंट थे, उन्होंने ईरान से जो है ऑपरेट किया। ईरानियों ने भी ये देखा कि किस हद तक नुकसान इंडियंस ने पहुँचाया, मगर फिर भी उनकी एफ़िलिएशन इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा देखी गई। क्या अब अकल आ गई है, या अभी तक आप समझते हैं कि वो इसी ज़ोन में है कि इंडिया उनका साथी है? नहीं, मेरा ख्याल है उसमें ज़्यादा क्रेडिट तो इंडिया को जाता है अकल दिलाने में। इंडिया ने सारा कुछ किया। मैंने अभी बिल्कुल। आपको कहा कि मोदी उधर चले गए, फिर यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने एक और जो हरकत की, जो ज़ाहिर है ईरानियों को याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो बहरी जहाज़ इनका एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था इंडिया, एक फ्रेंडली विजिट पे गया हुआ था, अनआर्म्ड नॉन कम्बैटेंट जहाज़ गया हुआ था, बहरी जहाज़। जब इंडिया गया, इंडियन प्रेसिडेंट उस तकरीब में मौजूद थे, एक गुडविल और फ्रेंडली टूर था जहाज़ों का, उसमें ईरानी जहाज़ भी था, बहरी जहाज़। जंग शुरू हो गई, ये जहाज़ सेल ऑफ करता है ईरान के लिए। आप होस्ट हैं, आपको चाहिए कि मेक श्योर करें कि या जाने ना दें जंग के दौरान उस जहाज़ को, वॉर जोन में ना जाने बिल्कुल। दें, क्योंकि वो तो नॉन कॉम्बैटेंट था, बिल्कुल। पहला। दूसरा, अगर जाना है तो फिर अमेरिका से कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस लें कि ये हमारा मेहमान था, हम इसको खैरियत से चाहते हैं कि पहुंचे, इसको आपने रास्ते में इंटरसेप्ट या डिस्ट्रॉय नहीं करना। बिल्कुल। वो जो ही निकलता है, श्रीलंका के कोस्ट से गुजर रहा है, तो इनके टॉर्पेडो मारते हैं, एक सबमरीन ने मारा, उसको तबाह कर दिया, 160 लोग जानों से गए। तो इस और उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट रेस्क्यू श्रीलंकन ने किया, इंडिया ने नहीं किया। तो ईरान को नहीं समझ आ रही है सारी बात कि टाइमिंग देखें, गुडविल देखें, जहाज़ गुडविल पे है, अनआर्म्ड है, लेकिन सेल ऑफ करवा दिया उसको। तो उनको समझ आनी चाहिए कि कौन किसकी तरफ से चल रहा है। तो आई बिल्कुल। थिंक ये बहुत ज़्यादा एक पेन कॉज हुई है ईरान को, और आई थिंक रियलिज्म भी आया होगा कि अपॉर्चुनिटी देखते हुए ईरान के ख़िलाफ़ इंडिया ने अच्छा भला साथ दिया है, अमेरिका और इसराइल का। और एक दफ़ा भी उसने कंडेम नहीं किया, ख़ास तौर पर हमले को भी। 160 बचियाँ ईरानी शहीद हुई, उसको भी नहीं कंडेम किया। जहाज़ जो डूबा, उसको भी नहीं कंडेम किया, जो अपना मेज़बानी और मेहमानी का रिश्ता था उनसे साथ। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब ये बताइएगा कि आजकल लोगों के ज़हन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और आपसे बेहतर सर कोई जवाब नहीं दे सकता उसका। सवाल ये है सर कि क्या वजह बनी, और पाकिस्तान को ये सालसी किरदार जो अदा पाकिस्तान ने किया, ये किस तरह मिला ये? देखिए, बुनियादी तौर पर एक पहली तो सालिस होना इटसेल्फ सबको पता है कि बहुत इज्जत की बात होती है कि बिल्कुल। दो और वो भी एक तरफ सुपर पावर हो, बैक्ड बाय इसराइल, और दूसरी तरफ आपका नेबर हो। ये बहुत सारे मुल्क आ सकते थे, लेकिन कुदरत ने हमारा साथ भी दिया। इंडिया इस वक्त बैड नोट पे चला गया। यूरोपियन यूनियन को टारगेट किया हुआ था अमेरिका ने, नेटो को टारगेट किया हुआ था, कनाडा नाराज़ था उनसे। तो एक तो पहली बात है, कोई ऐसा मुल्क इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाह रहा था और चाहता था कि अमेरिका के लिए एक एलिमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट आए। बिल्कुल। ये एक बात है। पाकिस्तान के दोनों तरफ स्टेक थे, बल्कि 3 तरफ थे। 2 ये कि एक तरफ ईरान हमारा नेबर है, उसको हम बदल नहीं सकते, हमारा दोस्त रहा है अरसे से, वो हकीकत है। सबसे पहले ईरान ने हमें तस्लीम किया था जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, नंबर 1। नंबर 2, एक तरफ अमेरिका है, और तीसरा भी एक डायमेंशन है, उसको नहीं भूलना चाहिए, वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जिन पर हमले हुए। तो उनको ये रिक्वेस्ट करना और कंटेन करना कि आप ना हमला करें और ना एस्केलेट करें, वो भी पाकिस्तान के क्रेडिट में जाता है। तो पाकिस्तान ने सून आफ्टर द जंग जब शुरू हुई है, तो क्रेडिबिलिटी अर्न की थी ईरान की नज़र में भी। ज़ाहिर है हमने इसको भी कंडेम किया, अमरीकी हमले को, फिर अब हमने अच्छा नहीं जाना उसको। फिर जो मिडल ईस्ट पर हमले किए ईरान ने, हमने उनको भी कंडेम किया। तो आई थिंक एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट या न्यूट्रलिटी, असूलों के साथ खड़े होने की कुदरती तौर पर वो नेचुरल हम चॉइस बनते थे। तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव भी अच्छा लिया, क्योंकि बहुत सारे मुल्क पावरफुल ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी अपनी इंटरेस्ट की वजह से सामने नहीं आना चाहते। चीन और रूस आप कहेंगे, जी, जी। रूस सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हुआ कि उसको तेल कैश पे उसने बेचना शुरू कर दिया। रूस इसलिए बेनिफिशरी हुआ कि यूक्रेन का सारा असला उठा के यहाँ लाना पड़ गया अमेरिका को और यूरोप को। ऐसा ही है। जब उधर से असला लाएंगे तो जंग लड़ना आसान हो जाएगा रूस के लिए। तीसरा, रूस का ये फ़ायदा हुआ है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में उसको याद था कि अमेरिका ने मुझे बड़ा एम्बेरस किया हुआ था, तो वो चाहता है कि मिलिटरीली वो भी तरह नहीं जाए। ये 3 चीज़ें हैं। चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना का ये इंटरेस्ट है कि बुनियादी तौर पर चाइना को पता है कि ताइवान के मामले पर मेरा जब भी कन्फ्रंटेशन हुई, अमेरिका ने ताइवान की मदद को आना है। ऐसा ही है। जो मिसाइल अमेरिका ईरान पर फायर कर रहा है, चाइना को ये पता है वो ताइवान के खिलाफ मेरे लिए थ्रेट कम हो रही है, तो वो तो चाहेंगे पैट्रियट मारते रहे। मैंने बताया आपको, पैट्रियट 90 बनते हैं सिर्फ, हज़ारों मार चुके हैं।
इस वक्त मैंने एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनालिसिस स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस का एक तर्जिया पढ़ा है, अभी उनकी रिपोर्ट आई है, तो मैं परसों पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हमने 3 पेंटागन से इंफॉर्मेशन निकलवा ली है, प्रेजेंटेशन निकलवा ली है, यूँ समझ रहे हैं। और प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि 50% जो है वो ऑलमोस्ट 45 to 50% पैट्रियट मिसाइल्स और 30% टोमाहॉक मिसाइल्स का स्टॉक कंज्यूम कर लिया गया है अमेरिका का इतना स्टॉक कंज्यूम हो जाना कि 45-50% पैट्रियट और टोमाहॉक ये मिसाइल, ये अगर आपकी इन्वेंट्री कम हो गई है, और ईरान की भी कम हुई है 50% के करीब। लेकिन मैं अक्सर लोगों को ये अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, ईरान 30 भी रह जाए, ईरान ने सिर्फ अमेरिका के खिलाफ लड़ना है, अमेरिका ने सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट करना है, अमेरिका ने इजराइल की कॉन्टीजेंसियों को हैंडल करना है, उसको पैटर्नेज दे रखनी है, जब कमी होती है ये देते हैं। ऐसे ही है। अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ चाइना को थ्रेट करना है, तो अमेरिका के फ्रंट बहुत हैं, उनके लिए 40% या 45% या 50% ड्रॉप हो जाना वेपन्स बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। उनकी डेटरेंस कम हो रही है, वेपन्स चलते तो नहीं है, वेपन्स तो होते ही इसलिए स्टॉक पाइल आपको दिखाने के लिए, आपको पता नहीं है मेरे बैकयार्ड में कितनी गन्ने हैं। ऐसे ही है। जब आपको पता लगे कि गन्ने तो निकल गई हैं, कोई और ले गया, तो आपका पोस्टिंग मेरे खिलाफ और हो जाएगी। ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो इस वक्त चाइना की इंटरेस्ट और है, रशिया की इंटरेस्ट और है, यूरोप की इंटरेस्ट और है, नेटो की और है, कनाडा की और है। तो डाइवर्जेंस हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका आइसोलेशन फील कर रहा है। और सबसे ज़्यादा आखिरी बात इस सवाल के जवाब है कि ये नेतन्याहू ने इनको कन्विंस किया कि ये वेनेजुएला प्लस हो जाना है, आपका तारीख में नाम लिखा जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है मुल्कों की, नाटो की और बाकी मुल्कों की तारीख में नाम लिखवाएं। 47 साल से कोई सदर नहीं कर सका, आपने कर गुजरना है, तो बस ज़रा सा करें, तो वो आपके सामने रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ तो मुआहदा कर लिया, क्या आप सोचते हैं और ये समझते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ईरान भी पाकिस्तान से कोई अपने डिफेंस के रिगार्डिंग मुआहदा करेगा? देखिए, क्रिटिकलिटी हमें देखनी पड़ेगी बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है। क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा जंग हुई है, बिल्कुल। ज़ाहिर है अमेरिका नहीं पसंद करेगा, ठीक है। और ईरान जब मुआहदा करेगा तो ईरान को हम किसके खिलाफ बचाएंगे या किसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारे डायनामिक्स आपको इंटरनेशनल देखने पड़ते हैं कि जब आप किसी के साथ जाते हैं तो पोटेंशियल एडवर्सरी उस मुल्क का कौन है। सऊदी अरब, चांसेस ये हैं कि इजराइल होगा, लेकिन अगर ईरान से आप कोलैबोरेशन करते हैं तो आप समझ रहे हैं एडवर्सरी कौन होगा उसके मुकाबले में, तो वो क्वेश्चन मार्क होता है, वो देखना पड़ेगा आपको। खालिद साहब, ये बताइएगा कि एज अ लेमैन मैं अगर अपने जो है वो जहन से सोचूं, क्या जो न्यूक्लियर प्लांट जहां भी नस्ब होता है किसी भी मुल्क का, वहां पर बॉम्बिंग करने से वो एरिया जो है वो बॉम्ब प्रूफ होता है, उसके बारे में एक ज़रा लेमैन जो है उनके लिए ज़रा एक गाइडलाइन दे दें कि क्या वो जगह बॉम्ब प्रूफ होती है, वहां पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, या क्या होता है वहां पर? जून 2025 में जब अमेरिका ने हमला किया था, तो हमले के फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरानी न्यूक्लियर प्लांट को ऑब्लिटरेट कर दिया। ठीक है। ऑब्लिटरेट अगर आप चैट जीपीटी गूगल से पूछें तो उसका मतलब है तब तबाह बर्बाद कर देना, नामो निशान मिटा देना। बिल्कुल ठीक। मुझसे लोगों ने पूछा, मीडिया ने बहुत पूछा कि ऑब्लिटरेट कर दिया होगा, मैंने कहा नहीं किया होगा। ऑब्लिटरेट तो फिर उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमने कई दिहाइयों पीछे धकेल दिया, मतलब अब ये नहीं बना सकेंगे। 6 महीने बाद दोबारा आ गए ना ईरान पे हमला करने के लिए, तो मैंने कहा था ऑब्लिटरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डे 1 पे ईरान को पता है कि उनका न्यूक्लियर प्लांट जब भी हमला हुआ, ज़मीन तोपों से नहीं होना, बहरी जहाज से नहीं होना, बिल्कुल। कोई सोल्जर्स ने ज़मीन पे आके नहीं ऐसा ही करना, है। हवा से होना है, हवा से करना है। अमेरिका इसराइल ने B-2 बम्बर, F-35, उनको पहले दिन से पता है कौन से जहाज़ों ने मारी, तो उनको नहीं पता कि अंडरग्राउंड उनको जाना है, कितना जाना है। एक बात, पिछली जंग में उनका बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स हैं उनके, फर्दो के और इस्फहान के, और मैं काफ़ी फॉलो करता रहा इसको क्योंकि दिलचस्पी थी। तो मैंने देखा कि वो अंडरग्राउंड डीप डाउन 4-4, 3-3 नीचे टनल्स हैं, पूरे मिनी सिटीज़ कनेक्टेड हैं अंदर से। अच्छा। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने आप एक दरवाजे पे या एक एंट्रेंस पे मारा है तो बस तबाह हो गया। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि बॉम्ब प्रूफ ना सही, बॉम्ब हाईली रेजिस्टेंट होता है, पहली बात। फिर उन्होंने जो बॉम्ब मारे पिछली दफ़ा, डेजी कटर सारे, मैं उनका फॉलो अप पढ़ रहा था। ईरानियों ने उसका पोस्टमार्टम किया उस बॉम्ब्स का कि यार कितना अंदर आया ये, दैट्स इट। आपको ये पता लग गया कि ये बॉम्ब इतने फुट तक आता है, तो आप और आपने उससे ज़्यादा डीपर जाना है। डीपर बिल्कुल चले जाएंगे आप बिल्कुल अपनी ठीक। चीज़ें लेके।
तो आपको पता लग गया कि इसकी ये कैपेसिटी है। तो आई थिंक ये गलत बयानी थी उस वक्त भी, मैं आज भी कहता हूँ कि मर्तबा बर्बाद कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, वो नहीं हो सकता। सस्टेन करता है ईरान, और ईरान को ये भी पता था कि फर्दो इस्फहान, मेरे जैसे बंदे को पता है, आप गूगल करें आपको 3 साइट्स उनकी आ जाती हैं। तो वो वहाँ मेरा ख्याल है न्यूक्लियर रिचमेंट रखी भी नहीं होगी उन्होंने, वो कहीं और रिपोर्टेड था कि ले गए हैं सेफ जगहों पर। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या कभी कोई ऐसा टाइम आ सकता है कि जिस तरह अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया, पाकिस्तान की भी कोई ऐसी बारी हो? क्योंकि नेतन्याहू ने तो कहा है कि एंटी जो इस्लाम स्टेट्स हैं, ईरान और पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया उसने। मेरी आवाज़ बड़ी छोटी है, नेतन्याहू बड़ा दूर बैठा है। मैं तो कह ही सकता हूँ कि अंग्रेज़ी में सिंपल कि हिम्मत ना करना कभी। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, और आज का नहीं है। मैं आपकी उम्र से भी छोटा था जब मैं डिफेंड करता था कोटा न्यूक्लियर प्लांट में, ड्यूटी लगी थी कुछ साल तक वहाँ पे। तो उस वक्त भी हमें यही पता था कि या इंडिया से हमला होना है या इसराइल से हमला होना है। 2 ही जगह। तो 40 साल हो गए, अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई उनकी, इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होगी। इंशाल्लाह। रेस्ट एश्योर्ड कि उनको उससे ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी जितनी हमसे लेना चाहेंगे। खालिद साहब एक और बड़ी ही हमने जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बयानात के अंदर जो पासदान इनकलाब ईरान है उनसे सुनी कि अभी हमने अपनी जो एक्स जो हमारे पास स्टॉक था वो यूज़ किया है। अभी जो फ्रेश स्टॉक है और जो डेली मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो अभी किसी खाते में नहीं है। तो क्या वाक़ई इनके पास ईरान के पास इस हद तक मिसाइल और टेक्नोलॉजी है कि वो डेली की डेली अभी भी जंग की हालत में भी बना रहे हैं सारा सामान? फैक्ट्रियाँ तो उनकी ऑपरेशनल, जैसे मैंने कहा उनके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिसेंट्रलाइज्ड है ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सेंट्रल फैक्ट्री नहीं है। उनको डे वन पे ही पता था कि हम एक फैक्ट्री बनाएंगे तो हो जाएगी वो, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया ऑल ओवर। ये जेन में रखिएगा इसको पाकिस्तान। सर थोड़ा एलैबोरेट इस तरह कर दें कि जो सुनने वाले हैं हमें उनको समझ आ जाए। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर हम ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर ही किस तरह डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनको ऑपरेट करने वाले जो है वो आर्मी के अंडर ही ऑपरेट हो रही है। इस तरह ज़रा काइंडली एलैबोरेट। पासदार इनकलाब, ठीक है। IRGC उनकी मेन ठीक है। वेपनाइजेशन कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन खास तौर पे रॉकेट और मिसाइल्स की तो फोर्स सारी की सारी उनके पास है। ठीक है। उनकी एक रेगुलर आर्मी अलग है, ठीक है। पासदार इनकलाब अलग है। ओके। 2 लाख के करीब उनके पास रेगुलर आर्मी है, कोई लाख से 1.25 लाख के करीब पासदार इनकलाब है। बिल्कुल ठीक। मेन मैनेजमेंट वेपन्स की और तमाम ड्रोन्स की उनके पास है। बिल्कुल ठीक। डिसेंट्रलाइज भी कमांडर लेवल है। सर्वाइवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डे वन पे बनाया, जो कि लॉजिकल है। ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि ऑब्सलीट हो गया, उन्होंने देखिए बहुत इंटेलिजेंट पिछली जंग में भी मूव किया था। उनका मैं पैटर्न देख रहा था कि पहले उन्होंने क्या किया था, जब पहले उन्होंने इसराइल पे हमले किए कुछ दिन तक, जो 12 दिन जंग रही थी, जी, जी, जी। उन्होंने वाकई ऑब्सलीट, इकोनॉमिकल, लेस एक्यूरेट, विद लो वॉर हेड वेपन फेंके थे पहले। अब जब आ रहा है तो इसराइल को कैसे पता लगेगा कौन सा आ रहा है? उन्होंने बेस्ट पैट्रियट फेंके, बिल्कुल उन्होंने ठीक। बेस्ट वेपन्स यूज किए टू इंटरसेप्ट। ठीक है। जब तक इसराइल को ये समझ आई कि जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, ये उतना सीरियस तो नहीं है जितना हम समझ रहे थे, उनको रियलाइजेशन होना शुरू हुई। अब ये 5-6 दिन तक बंकर में सो रहे हैं, डिप्लोमेट्स भी सो रहे हैं, बाजारों में क्यास है, मिसाइल आ रहे हैं, बेस्ट वेपन उन्होंने करना था। बाद में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया ईरानियों ने उस जंग में भी, कि फिर ज़्यादा लीथल, मोर एक्यूरेट एंड मोस्ट मॉडर्न भेजने शुरू कर दिए। बाय देन इट वाज लेट फॉर इसराइल। उन्होंने राशनिंग शुरू करनी पड़ी उनको कि भाई हर एक को हम इंटरसेप्ट नहीं करेंगे पहला। अभी भी उन्होंने यही किया। अब उन्होंने ये किया है कि अब इसको मिक्स बैग कह लें। मिक्स बैग का मतलब है हर एक चीज़ में डाल दिया, यानी इकोनॉमिकल भी भेजे, डमीज भी भेजे, ड्रोन्स, यानी वो डमी ड्रोन ड्रोन है भी। ही नहीं, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो ले जाते हैं, यानी नंबर काउंट होंगे कि 100 आ रहा है, उसमें से हो सकता है 75 एक्चुअल और 25 सिर्फ आपके डमीज हों, उसको भी इंटरसेप्ट कराने पे थे। तो ये इसके अंदर उन्होंने हाइपरसोनिक इस दफ़ा ऐड किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल होता है आवाज़ की रफ्तार से 10-12 गुना ज़्यादा। अच्छा। आवाज़ की रफ्तार होती है तकरीबन 1100 किलोमीटर पर आवर, तो ये को 15,000 किलोमीटर 1 घंटा की रफ्तार से। और ईरान से है कितनी दूर? तकरीबन 1600 किलोमीटर इसराइल। तो अब अंदाज़ा लगाएं 15,000 किलोमीटर वर्सेस 1600 किलोमीटर। और ये सर इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है? अपनी सुपर टेक्नोलॉजी है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि इतने साइंटिस्ट भेजे हैं ग्लोबली दुनिया में 1947 के बाद, मिसाइल्स, वेपन्स, एमुनिशन, TNT, बारूद, नेविगेशन, गाइडेंस सिस्टम, इनकी PhD करवाई इन्होंने स्टैंड अलोन। फिर उनको कन्वर्ज करके बिठाया कि बैठ के अब वेपन्स बना के दो। वो इतने सालों से बना रहे हैं। सर्वाइवबिलिटी पहले थी, टेक्नोलॉजी इन्होंने सारी की सारी इंडिजीनियस की है। शाहिद ड्रोन जिसका हम 25,000 से $50,000 तक लोग कहते हैं, वो आपका 4 मिलियन का पैट्रियट फाइव कराता है, और एक नहीं कराता, दर्जनों के हिसाब से आपको करने पड़ते हैं। तो इन्होंने अपने लिए वॉर मैकेनिज्म को, फाइटिंग को सस्ता रखा हुआ है।
अमेरिका और इसराइल के बहुत महंगा कर दिया है। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जो है वो हम सवाल लेके आते रहेंगे और ज़रूर, उम्मीद है आप हमें वक्त देते रहेंगे ऑलवेज और हम जो है अपनी नाजरीन को जो है ना ये आगाह करते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेयर। थैंक यू मैन, थैंक यू फॉर